हौसले अगर बुलंद हो तो कारवा भी बढ़ जाता है। मन में अगर जज्बा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ, और ये एक खास सेगमेंट है लोकमत राजस्थान का, जहां पर हम आपको ऐसी पर्सनालिटीज से रूबरू कराते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रही हैं जो ना सिर्फ उनके आसपास के लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, बल्कि जो भी लोग उनके टच में आते हैं, जो भी उनको जानते हैं, वो उनसे हर दिन इंस्पायर होते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। आज ऐसी ही एक बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद हैं, धीरज जैन सर। राजस्थान के मेड़ता सिटी के एक छोटे से गांव कुलडाया से अपना सफर ये लेकर पहुंचे दुबई, आबू धाबी, और वहां जाकर इन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया। और अपने बिजनेस के फील्ड के साथ साथ इन्होंने समाज को भी कुछ ऐसा करके दिया है जो कि आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू हम वेरी मच। बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप जैसी पर्सनालिटीज यहाँ पर आई हैं। मैं सर के बारे में वैसे तो काफी कुछ है बताने के लिए, बट कुछ चीजों से आपको अवगत कराना चाहूंगी। सर का जो पूरा काम है, जो पूरा बिजनेस है, वो एक आज $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। उसके अलावा सर की खुद की इंडस्ट्रीज हैं काफी सारी। लेकिन हाल ही फिलहाल में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव जारी है, उस बीच इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉज किया। करीब 400 भारतीयों को इन्होंने अपने दुबई फार्म हाउस में रखा है, उनका पूरा खाना पीने का इंतजाम किया है, उनको इस तरह से एक फेमिलियर एनवायरनमेंट दिया और उन्हें एक सुरक्षित तरीके से भारत पहुंचाया। सर, आपको इस चीज के लिए भी ढेरों बधाई। थैंक यू वेरी और मच। आपके ये प्रयास काफी सराहनीय है। मैं सबसे पहले सर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक बच्चा, एक कैसा एक ड्रीम रहा होगा कि मैं अबू धाबी जाऊंगा, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जो समाज में ना सिर्फ मेरे आसपास के लोगों को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। तो देखो, थैंक यू वेरी मच। हम्म। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया। बचपन से एक ही चीज़ घर में सिखाई गई थी कि हम जो भी करें हमें समाज के लिए करना है। बिल्कुल। तो मैं जो भी बिजनेस भी करता हूँ उसको भी हम्म। मैं इसी तरह से देखता हूँ कि मैं किस तरह से समाज के काम में आ जाऊँ। एक बिजनेस जब सेटअप होता है तो हम एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, एक वेंडर नेटवर्क, एक क्लाइंट नेटवर्क भी क्रिएट होता है और उससे समाज आगे बढ़ते जाता है। जी। और हमारी लाइफ का एक फॉर्मूला रहा है, मेरे पूरे फैमिली का एक पीपीएसएस फॉर्मूला हम बात करते हैं। ओके। यूजुअली हम बात करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कि हमें उसे बैलेंस करना चाहिए। लेकिन एक गाड़ी चलने के लिए 4 पहिए जैसे ज़रूरी होते हैं, तो लाइफ चलने के लिए भी 4 पहिए होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो हमारा पूरा दिन जो है वो इसी के अराउंड चलता है। जी, ये बहुत अच्छी विचारधारा है सर। आप थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि जैसे मिडल ईस्ट में तनाव जारी था, या हम भारत में रहकर भी काफ़ी टेंशन था, हर तरफ लोगों को चिंता थी कि जो हमारे अपने लोग अगर कहीं फँसे हुए हैं, वो कैसे उस चीज़ से निकल कर अपने देश सुरक्षित वापस आएँ। उस बीच आपने 400 लोगों को एक जगह गैदर करना, उनका पूरा मैनेजमेंट करना, इस पूरे प्रोसेस के बारे में ज़रा हमें थोड़ा बताएँ प्लीज़? तो हम अपने इंडियन कल्चर में एक चीज़ हमेशा से हमने सीखी हुँ, हुई है, सेवा परमो धर्मः। बिल्कुल। और दूसरी और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है परस्परो ग्रह जीवानाम। अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो दूसरे की सेवा में हमें लगानी चाहिए। 28 फरवरी की वो दिन था जिस दिन यूएई में पहली बार हमने ड्रोन्स देखे, मिसाइल्स देखे। हमारी गैलरी से हम आकाश में देख रहे थे, ड्रोन आ रहे, मिसाइल आ रहे, इंटरसेप्टर उनको इंटरसेप्ट कर रहे, हवा में ये सब उड़ते टूटते हुए हमने देखा। उसी वक़्त न्यूज़ आ गई कि एयरपोर्ट क्लोज़ हो चुका है। फ्लाइट में जो लोग 2-2 3-3 घंटे बैठे हुए थे, उनको वहाँ से उतार दिया और बोला गया कि अभी एयरपोर्ट क्लोज़ है, आप वापिस चले जाइए। इन लोगों ने होटल छोड़ दिए थे ऑलरेडी, एयरपोर्ट पे फँसे हुए थे, बाहर आके रोड पे रुके हुए थे। तो उसी वक़्त एक थॉट आया कि अपना फार्म है, दुबई से दूर है, जगह बड़ी है, तो हमने उसे ओपन कर देते हैं, लोग वहाँ पे आके रुक सकते हैं। इसके लिए किसी ने बताया नहीं, इससे पहले भी जैसे पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था 2010 में, मैं उस वक़्त पुणे में था। तो जैसे ही उधर ब्लास्ट हुआ, न्यूज़ पड़ी, मैंने तुरंत 100 लोगों को इकट्ठा किया और अस्पताल में पहुँचा दिया कि हम जाते हैं, वहाँ पे ब्लड डोनेट कर दें, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, हुँ, तो 28 फरवरी को फार्म ओपन किया, हुँ। 11 रूम है अपने पास, 4 बड़े हॉल है, 100 गद्दियाँ थी, तो उतना व्यवस्था हो जाएगा। लोग आना शुरू हो गए, तो फिर हमने 500 लोगों का सेटअप करने का डिसीजन लिया। हुँ, सो वी आर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस यूएई के अंदर। पहले ही दिन सैटरडे को ही रात को 9 बजे के आसपास मेरा मैसेज चला गया था। हुँ, हुँ। वी वर द फास्टेस्ट टू सेटअप एज वेल। 500 लोगों का सेटअप हमने किया, 500 गद्दियाँ ऑर्डर की, 700 ब्लैंकेट्स ऑर्डर किए, 10,000 लोगों का मील हो पाएगा उतना राशन हमने ऑर्डर किया। और लोग जब आ रहे थे तो काफ़ी सदमे में थे, पैनिक में थे, रो रहे थे। उनको उसमें से बाहर निकालना भी ज़रूरी था। 6 महीने के बच्चे से लेके 75 साल के बुजुर्ग तक लोग थे।
उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए हमने उनसे काउंसलिंग करना शुरू किया, काउंसलर्स को बुलाया, मेडिकल टीम को हमने इमीडिएट सेटअप किया। सुबह हमने योगा, मेडिटेशन शुरू करवा दिया, दोपहर में हमने इंडोर और आउटडोर गेम्स रखे, शाम के टाइम में हमने फार्म में मूवी नाइट्स भी करवा दी और हम क्रिकेट मैच भी वहाँ देखने लग गए उनके साथ। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड मैच जो है वर्ल्ड कप, वो भी हमने वहाँ पे देखा और उन लोगों को वो पैनिक सिचुएशन में से बाहर निकालना। सिर्फ उनके लिए स्टे और फूड जरूरी नहीं था, लेकिन ये पैनिक में से बाहर निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये सारा काम जो है मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे जैनम, जीविका, वो भी कर रहे थे। जीविका है 11 साल की, वो सब्जियां भी काट रही थी, वो रोटियां भी कर रही थी, सर्विंग भी कर रही थी और जो भी लोग उसे रोते हुए दिख रहा था वो उनको खींच के लाती थी और उनके साथ खेल भी रही थी। सर वेरी इंस्पायरिंग, मतलब ये अपने आप में एक, आई थिंक कि बच्चे वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं। तो यस, जैसा आपने, हाँ फॉर्चुनेटली जी, ऐसा बोल सकते जी, हैं। हम तो अभी 11 साल से जी, दुबई में हैं। हाँ जी, मैं एक फार्मिंग फैमिली से आता हूँ, पापा फार्मर है यहाँ पे महाराष्ट्र में, और तो एक छोटा सा बिजनेस भी था हमारा। हमने तो हर चीज देखी हुई है, लेकिन मेरे बच्चे जो है उन्होंने तो, मतलब हम बात करते हैं ना सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून या डायमंड स्पून वाली, तो डायमंड स्पून वाले बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ 16 दिन फार्म में थे। जो भी लोग आ रहे थे, जैसे मैंने बताया, वो डरे हुए थे, तो उनको एक चीज ये देना बहुत जरूरी था कि आप यहाँ पे यूएई में आपका कोई अपना है, आपका कोई बेटा, आपका कोई बेटी, आपका कोई छोटा भाई या बहन यहाँ पे है, हम आपके साथ हैं, आप रोइए मत। तो इसके लिए हम सब लोग उन्हीं के साथ उन्हीं टेंट्स में सोए, वहीं पे हम लोगों ने खाना खाया, वहीं पे कुकिंग की, वहीं पे सर्विंग की। हम 16 दिन वहीं पे थे, हम, हमारे घर नहीं थे दुबई के अंदर। हम उन्हीं टेंट्स में उनके साथ रहे, मेरे बच्चे भी उन्हीं के साथ वहीं पे रहे। मतलब आपकी ये छोटी सी एक शायद कहानी है, अभी आपने इसको बहुत सम अप कर दिया, पर वो जो चैलेंज रहा होगा, वो जो एक तरह से आपके अंदर की डिटर्मिनेशन रही होगी, बच्चों का, फैमिली, जैसे आपने बताया वाइफ का भी सपोर्ट रहा, वो आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। आपको फिर से इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं सर। थैंक यू। मतलब पहले दिन ही हमें तो फोन आने शुरू हो गए दोस्तों के, इधर एरोप्लेन, दुबई एयरपोर्ट क्लोज हो गया, तो फुजेरा एयरपोर्ट चल रहा था, लोग चार्टर प्लेन करके वापस आ भी रहे थे, तो दोस्तों के फोन आ गए, चलो निकलते हैं। लेकिन हमने ये बोला कि नहीं, हम यहाँ रहेंगे, जो भी अपने लोग यहाँ अटके हुए, हम उनको मदद करेंगे, हम उनको पहले सेफ पैसेज देंगे, हम पहले उनको निकालेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया, फैमिली को पूछा, एंड दे वर लाइक ओके डन, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टे हियर। माय सन वाज लाइक, वो 14 साल का है, लेकिन हमेशा एक सेंटेंस बोलता है, सेवा इज द रेंट दैट वी शुड पे टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में रहने के लिए हमें सेवा करना जरूरी है। और वो बोला, पापा सब लोग जब जाएंगे, सबसे आखिरी फ्लाइट में हम लोग जाएंगे। सर हम मिलना चाहेंगे उन बहुत कमेंडेबल बच्चों से, इतनी अच्छी विचारधारा इतनी छोटी उम्र में। आज के ज़माने में तो यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी विचारधारा, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप लोगों को भी जाता है। पेरेंट्स की बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स हो होता है। गए, जी, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मेरे दादाजी हो गए, और वो जिस तरह से समाज में रहते, हमने कुछ छोटी छोटी चीजें की पहले से, उनको हम ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे अच्छे लोग मिल पाए, अच्छे विचार मिल जाए। तो रिलीजियस स्पिरिचुअल इवेंट्स हो गए, गुरुओं के दर्शन हो गए, उस तरह की किताबें पढ़ना, उस तरह की स्टोरीज बताना। मेरी परवरिश भी वैसे ही हुई। मैं जब लहान था, छोटा था, तब मेरे दादी जी भी मुझे ऐसी कहानियां सुनाया करती थी। 9969 में हमारे गांव में बाढ़ आई थी, महाराष्ट्र में वडनेर करके एक छोटा सा गांव है मालेगांव के पास। तो तब तो ब्रिज नहीं था, रिवर के बाद में काफी गांव थे, तो मालेगांव से लोग वडनेर आते थे और वहां से आगे जाते थे। लेकिन बाढ़ आ जाती थी, तो उस वक्त सारे लोग जो है वो अपने घर रुकते थे, उनको रहना, खाना वगैरह वो व्यवस्था। तो ऐसी कहानियां मैंने, मेरे पापा तब 9 साल के थे, वो कहानियां सुनी हुई थी। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इंस्पायर कर देती है कि हमें सबसे पहले समाज के लिए जीना है। अपनी लाइफ, अपना परिवार तो अपने आप उसी समाज का एक हिस्सा है, तो हो जाएगा। वेरी इंस्पायरिंग, मतलब लिटरली सर आंखों से आंसू आ रहे हैं, लिटरली आई कैन फील इट। तो ये थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन हमारा भावुक नोट पे चला गया, क्योंकि आई थिंक जो चीजें रियल होती हैं, जो चीजें कहीं इम्पैक्ट कर रही होती है सर, वो लगती हैं, वो फील होती हैं। आपने अपने दोनों बच्चों के बारे में जैसा बताया भी, और मुझे थोड़ा पता भी चला है कि उन्होंने एक बहुत अर्ली एज में, यानी आई थिंक शायद 14 और 11 इयर्स में अपनी 10th क्लास क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग। 13 और 10 साल के अंदर उन्होंने, लेकिन मैं भावुक के ऊपर थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। तो कैसा था, उस जगह पे जो भी लोग आए थे जैनम जीविका फार्म के अंदर, हमारे लिए सारे स्ट्रेंजर्स थे, कोई हमारे पहचान वाला नहीं था। हमने एक मैसेज बनाया, कुछ ग्रुप्स में सर्कुलेट किया,
वो इंडिया में अलग अलग जगह पहुंच गया, इंडियन एम्बेसी तक पहुंच गया। हम्म, लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं तो इंडियन एम्बेसी को फोन करते हैं, कहाँ हम जाए। इंडियन एम्बेसी हमारा नंबर दे रही थी, लोग हमारे यहाँ आ रहे थे। लेकिन जो स्ट्रेंजर्स बन के आए थे वो 6-7 दिन 8 दिन रहने के बाद एक फैमिली बन के गए। बिल्कुल। मैं खुद अपने लाइफ में पहली बार वहां रोया हूँ। 41 साल की मेरी उम्र है, मैं कभी नहीं रोया था, लेकिन जिस तरह से वो लोग आए थे, आने के बाद जो वहां एक बॉन्ड बन गया, बच्चों ने, हमने, मेरी पूरी टीम, मेरी वन एक्सेल कंपनी, हमारे 25 लोग वहां पे फील्ड पे थे, वो भी वहीं रुके और हमने बस एक अतिथि देवो भव, इंडियन कल्चर भी वही बात करता है, यूएई में भी वही बात की जाती है कि जो भी आया, और हमने उनको तो एज अ अतिथि माना ही नहीं, हमने तो उनको एज अ फैमिली माना कि हम आपके छोटे भाई है, छोटा एक आपका लड़का हूँ। और वहां पे भी हम इमोशनली हो गए थे, जाते वक्त हर आदमी रो रहा था वहां पे, हम भी रो रहे थे। और ये रही बाकी बात। अगर बच्चों की करें तो यूजुअली अपन 16 साल में 10th कंप्लीट करते हैं, ये यूजुअली 15 या 16 साल में। मेरे बच्चे पीछे हर साल एक नया चैलेंज लेते हैं वो लोग। 50 दिन जो समर हॉलीडेज होते हैं उसमें चैलेंज लेते हैं, तो 50 दिन में 50 किताबें पढ़ना, 50 दिन में 50 इवेंट करना, इवेंट अटेंड करना, ऐसे चैलेंज लिए थे। 2 साल पहले उन्होंने चैलेंज लिया था 50 दिन में इंडिया में आके 100 इवेंट करना। अच्छा, 90 मिनट का एक इवेंट होता है। खुद से लेते हैं ये लोग चैलेंज? खुद से ही हम अच्छा। डिस्कस करते हैं, मतलब एक फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए होता है, फैमिली का गाइडेंस भी चाहिए होता है, और वो खुद इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतनी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो भी कुछ आइडियाज लेके आते हैं और हम उन आइडियाज को सपोर्ट भी करते हैं। तो 50 दिन 100 इवेंट करेंगे, 90 मिनट का एक इवेंट होगा। पुणे से हमने शुरू किया, 6000 किलोमीटर ट्रैवल किया उन्होंने 50 दिन में, और 120 इवेंट करके आए। एक भी इवेंट हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, पहला इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। वहां पे जो ऑडियंस थी उनके रेफरेंस से ये सारे इवेंट हुए। वो जब वापस आए तो 250 रिक्वेस्ट और थी उनके पास, लेकिन हमारे पास वही 50 दिन समर के होते हैं। 9000 ऑटोग्राफ साइन किए थे उन्होंने एट द एज ऑफ 9 and 11, जब वो 9 और 11 12 साल के थे मेरे बच्चे। तो ये उन्होंने उस वक्त चैलेंज लिया था। फिर पिछले साल उन्होंने एक नया चैलेंज लिया, 100 दिन के अंदर हम 10th को कंप्लीट करेंगे और अर्ली एज भी करेंगे। तो तब जीविका 10 साल की थी और जैनम 13 साल का था। तो अपने जयपुर में ही मयूर स्कूल है, तो उसके अंदर IGCSE सिलेबस जो है, कैम्ब्रिज IGCSE सिलेबस, उसके अंदर उन्होंने 10th की एग्जाम दी। दिन में उनको 14 से 16 घंटे का उनका स्केड्यूल होता था। टीचर्स घर पे पढ़ाने आते थे, सुबह से शाम तक पढ़ते थे। दोनों का स्पीड कम ज्यादा था, क्योंकि मेरी लड़की तो 4th पास थी, 5th 6th 7th 8th 9 ये सारा उसने स्किप कर दिया। अच्छा। और सीधा 10th का एग्जाम दिया। और लड़का जो था वो 7th में था, उसने 8 और 9 स्किप किया और सीधा उसने भी 10th का एग्जाम दिया। तो एट द एज ऑफ 13 and 10 उन्होंने 10th क्लियर कर दी। अभी वो एक नया चैलेंज उन्होंने लिया हुआ है, दैट्स अ 1000 डे चैलेंज, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का चैलेंज है। वो अभी एक बिजनेस पे काम कर रहे हैं। तो मेरा लड़का जो है वो एक AI स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, और लड़की जो है एक लग्जरी फैमिली फैशन ब्रांड शुरू कर रही है। 1 जनवरी को उन्होंने चैलेंज लिया हुआ है, अगले 1000 दिन उनको काम करना है। अभी ये वॉर सिचुएशन के 30 या 50 दिन जो भी, उतना डिस्काउंट हम कर देंगे, क्योंकि इसमें तो काम थोड़ा हो नहीं पा रहा है। बाकी अभी ये उनकी जर्नी अभी चल रही है। बहुत इंस्पायरिंग है सर, इतनी छोटे से एज में इतना माइंड को इतने बड़े लेवल पे सोच पाना, ये काफी मतलब काफी एकदम से अनबिलीवेबल टाइप चीज है। हाँ, मतलब But वो yeah, ये बात जब yes, हम करते हैं हाँ। तो 100% बिलीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके वो 50 दिन 120 इवेंट के सारे वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल पे है, सारे स्पीच जो उन्होंने दिए हुए वो वहाँ पे है। और ये पॉसिबल इसीलिए हुआ, कपल ऑफ चीज एज अ पेरेंट मैंने, मेरे वाइफ ने, हमने इम्प्लीमेंट की। एक थी कि पूरे घर में खिलौने से ज्यादा किताबें हमने भर के रख दी, डाइनिंग टेबल से लेके तो टीवी के सामने, रिमोट नीचे और रिमोट के ऊपर टीवी है, रिमोट के ऊपर किताब है, ठीक है। तो आदमी पहले किताब लेता है। एक रूल हमने हमेशा रखा कि 1 पेज पढ़ना है तब टीवी चालू करना है, गाड़ी से उतरते वक्त 1 पेज पढ़ना है, सोने से पहले 1 पेज पढ़ना है। तो आदतें लग गई। तो फिर एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी कि रात में ये लोग बेड पे किताब पढ़ रहे हैं, एज अ पेरेंट हम जाते बोलते सो जाओ, लाइट बंद करते हैं, तो बच्चे बोलते कि पापा 1 more पेज प्लीज, 1 पेज में पढ़ लेता हूँ। तो उसकी वजह से फिर एक किताब होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। किसी की पूरी जिंदगी जो होती है ना, वो 4 घंटे की किताब में होती है। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है, और वही कहीं ना कहीं से एक स्पार्क आ जाता है। उसी से टाइम मैनेजमेंट सीख गए, उसी से डेलीगेशन सीख गए,
प्रोक्रेस्टिनेशन रुकना सीख गए, उसी से बिजनेस सीख रहे, उसी से समाज सेवा भी सीख रहे। वही सर इम्पोर्टेंट, आज के ज़माने में वही इम्पोर्टेंट है। मोरल वैल्यूज़ अगर इम्पोर्ट नहीं है आपके पास तो अभी इंसान नहीं है, और वो शायद आपके बच्चों में बहुत दिख रहा है कि उन्होंने 100% जी मतलब जो ह्यूमन वैल्यूज़ 50 को दिन लेके चल की रहे जो उनकी जर्नी थी, हैं। वो जर्नी सर मैम महाराष्ट्र के रूरल एरिया में थी। छोटे-छोटे ओके। गाँव में वो गए थे। हुँ, वहाँ 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल तो छोड़ दो, हुँ। छोटी-छोटी लॉज होती है, धर्मशालाएँ होती है, और कुछ-कुछ लॉज में तो कॉकरोचेस भी होते हैं। ओके। उस तरह के माहौल में जाके वो रहे, हुँ, और 6000 किलोमीटर 50 दिन में ट्रैवल करना, हुँ। इतने इवेंट करके। एक दिन में 2.5 इवेंट हो रहे थे उनके एवरेज में। जी। 90 मिनट बात कर रहे थे, 90 मिनट लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, थक रहे थे, लेकिन उन्होंने जर्नी रोकी नहीं, और हमें वो फील भी उनको देना था, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़। ऐसी भी सिचुएशंस आपके लिए हो सकती है, और उन्होंने उस चैलेंज को छोड़ा नहीं। उसके अंदर वो थोड़े बीमार भी हुए, गाड़ियों के प्रॉब्लम आए, बट उन्होंने जर्नी कंटिन्यू की। ये बहुत इंस्पायरिंग है सर। हमने आपको तो देखा कि आप तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे कॉज से जुड़े हुए हैं, बच्चों को भी देखा। मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, उसको कहता है पहले टीचर। तो इनकी आपकी जो वाइफ़ हैं और बच्चों की जो मदर है, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी पूरी लाइफ़ में और बच्चों के लाइफ़ में? 100% मेरी जी। लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो है ही। लेकिन जैसे ये कोई भी चीज़ मैं सोच लेता हूँ, ये मैंने चीज़ सोच ली कि अभी हमें वॉर में जो लोग हैं उनको हेल्प करना है, लेकिन विदाउट फैमिली सपोर्ट ये नहीं हो पॉसिबल नहीं सकता। है। अगर उस वक़्त वो बोल देते कि नहीं हमें तो इंडिया जाना है, तो मुझे तो वही चार्टर बुक करके इंडिया आना होता। बट माय फैमिली इज़ एग्ज़ैक्टली द सेम द वे आई एम, या मैं बोलूँ हम वैसे ही हैं सब। मैं कुछ सोचता हूँ एंड ममता लाइक ओके विल डू इट, डन, मतलब आई हैव टू जस्ट थिंक एंड इट्स डन। तो पूरा जो 16 दिन का ऑपरेशन था, उसका कुकिंग से लेके, रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके, सारा परचेसिंग से लेके, सारा बेड मैनेजमेंट, मैट्रेस मैनेजमेंट से लेके सारा ममता का काम था, हर चीज़। और वो बिजनेस के अंदर उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इतना हाई लेवल पे, मतलब वी ऑल आर पार्ट ऑफ द कंपनी। वन एक्सेल जो हमारी कंपनी है, हम चारों लोग हर दिन साथ में ऑफिस जाते हैं, अच्छा, बच्चे भी, अच्छा। और हर दिन साथ में शाम में घर पे आते हैं, दोपहर का खाना वहाँ पे ऑफिस में साथ में खाते हैं। तो शी इज़ वेरी प्रो इन क्रिएटिंग एसओपीज, डेलीगेशन, सारी चीज़ें। तो छोटी सी चीज़ है, हम तो वॉर फ्रंट पे काम कर रहे थे, चीज़ें हमें पता नहीं थी क्या लगेगी, ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था। एक साइड हम बेड ऑर्डर कर रहे हैं, मैट्रेसेस ऑर्डर कर रहे हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कम पड़ रही है। बच्चों के नैपीज़ हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, सोप हो गए, शैम्पू हो गए, टूथब्रश हो गए, नेल कटर हो गए, लेडीज़ के कपड़े सुखाने के लिए जगह भी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें भी थी। हमारे पास तो 100, 200, 300, 400 लोग थे, उनकी व्यवस्था करनी थी। तो सामान लाने के लिए अपना फार्म से मॉल 15-20 मिनट दूर है। कुछ भी कम होता था, मॉल जाते थे, मॉल से कुछ चीज़ें लेके आते थे। तो मैम ने 2 गाड़ियाँ मॉल पे खड़ी कर दी कि यहाँ कुछ कम हुआ, फ़ोन किया, तो 15 मिनट में सामान आ गया यहाँ पे, और गाड़ी वहाँ जाके रुक गई। तो ऐसी छोटी चीज़ें जो है ना, शी हैज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन स्किल। और ये पूरे इसके अंदर बच्चों के पूरे इसके अंदर मैम का तो बहुत ज़्यादा ही योगदान है, 100%। उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, as a family you have option whether you want to go to a kitty party or whether you want to go to a religious or spiritual events. She chose that, I chose that, my entire family chose the other path. और वही आज लोगों को इंस्पायर करेगा, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बच्चों ने से जो 50 दिन 120 इवेंट किए, 50,000 लोगों को मिले वहाँ पे, 50,000 एक्सपीरियंसेस लेकर 50,000 एक्सपीरियंसेस वो खुद भी लेके आए, और हम बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज भी सुन रहे हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने नासिक में हॉस्टल शुरू किया, अच्छा। और वहाँ पे 3 लड़कियां रहने आई, और वो हर दिन किताबें पढ़ती थी। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, यार किताबें पढ़ते हो आप? तो बोले हाँ। बोले हमारे स्कूल में 2 बच्चे आए थे, उनकी स्टोरी सुनी, तो तब से हमने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा इम्पैक्ट है, लेकिन वो 3 बच्चों की लाइफ एक अलग लेवल पे ले जाएगा। बिल्कुल सर, ये मतलब ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी विचारधारा है। इसी को मैं आगे जोड़ना चाहूँगी कि सर आज इंडिया, आप क्योंकि इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, तो जो इंडिया का यूथ है, उसके लिए आपका क्या स्पेशल मैसेज है? क्योंकि आपके खुद के घर में 2-2 छोटे-छोटे इंस्पिरेशन चलता साथ में हमेशा चलते रहते हैं। तो आप जो नया युवा देख रहा है इस पूरे पॉडकास्ट को, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो जैसे मैंने पीपीएसएस फॉर्मूला बताया कि आप फैमिली का भी ध्यान रखिए, लेकिन आप साथ में समाज का भी ध्यान रखिए, और स्पिरिचुअल लाइन को मत छोड़िए। वही आपको अपने कल्चर के साथ और ग्राउंडेड भी रखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़।
दूसरी चीज़, आप जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी आप कर सकते हो, आप जब कर रहे हो, एक ट्रिपल सी फॉर्मूला है, उसका आप ध्यान रख सकते हो कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्या करना है, एक कमिटमेंट होना चाहिए उसके प्रति, और साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो आप एक अलग पाथ पे पहुंच सकते हो। और उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप 200 घंटे के आसपास जॉब करते हो या आपके पास पूरे महीने में एक 400 घंटे के आसपास ही है, आप काम कर सकते हो। दिन के 13 घंटे भी आप काम कर लो, तो उन 400 घंटों के अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हो, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। आप एक कस्टमर से 1 रुपया कमाओ, या 100 रुपये कमाने वाला कस्टमर ढूंढो, या 1000 रुपये कमाने वाला कस्टमर ढूंढो, या 1 लाख वाला या 10 लाख वाला ढूंढो, आपका टाइम उतना ही जाने वाला है, लेकिन आपकी इनकम मल्टीफोल्ड हो जाएगी। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आई थिंक वो भी बहुत मैटर करते हैं, 100%। है ना, और आपकी फैमिली वैल्यूज को भी आपने हमेशा साथ रखा। 100%। सर, आपको मैं एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में, जैसे आप जैन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो वहाँ के प्रिंसिपल्स रहे, जैनिज्म के है कि अहिंसा परमो धर्म, और काफी और भी डिटेल में है, तो उनको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है दुबई तक? 100% एज अ जैन, देखो हाँ। मैं तो हमेशा ह्यूमैनिटी की बात हाँ। करता हूँ, बट एट द सेम टाइम अपनी हर एक की आस्था अलग है, हाँ जी। और हर आस्था हर के हर हिसाब से धर्म व्यवस्था भी है, और व्यवस्था उस हिसाब से हमें उसको जुड़ा भी रहना चाहिए। क्योंकि आप एक किसी चीज से जुड़े हुए हो और उस विचारधारा में आप आगे बढ़ते आगे हो, बढ़ तो रहे हैं। आपकी ग्रोथ भी उस तरह से होती है। हम्म। और जैनिज्म 100% मेरे पूरे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके अंदर जो एक सिद्धांत है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा हुआ है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये तो ऐसा सिद्धांत है ना, जिससे दो भाइयों के झगड़े भी सॉल्व हो सकते हैं, जियो और जीने दो। दो पड़ोसी के भी झगड़े से। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जियो और जीने दो। और ये जो वॉर चल रहा है ना, ये भी रुक सकता है, जियो और जीने दो। और इसी प्रिंसिपल पे मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं शांत हूँ, आप जिए, मुझे जीने दीजिए, शांति से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैनिज्म का अनेकांतवाद का एक प्रिंसिपल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर चीज को आप अलग नजरिए से देख सकते हो। बहुत बार बिजनेस में वेंडर के साथ, क्लाइंट के साथ, ऑफिस में स्टाफ के साथ, या इवन फैमिली में हो जाता है, व्यू अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर उस व्यू को समझना भी जरूरी होता है। अगर आप दूसरे का व्यू समझ सकते हो तो आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आपने अपनी फैमिली वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा, आपने, और उन्हीं को आप आगे लेकर आए। आपके बच्चों में भी वो दिख रहा है। हम उन दोनों बहुत ही ब्रिलियंट माइंड से कभी तो मिलना चाहेंगे। आपको वंस अगेन थैंक यू सो मच लोकमत राजस्थान पर आने के लिए, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही समाज में जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ अगर हम चलेंगे, तो देश दुनिया एक बेहतर जगह बन पाएगी लोगों के लिए रहने के लिए। धन्यवाद आपका, और आप जुड़े रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। नमस्कार।